आज हमारा चैप्टर है आहार समूह तथा प्रस्तावित आहारीय मात्रा। तो सबसे पहले हम आहार समूह के बारे में पढ़ेंगे, जिसे फूड ग्रुप्स भी कहते हैं। देखिए, ये सब तो हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि भोजन की आवश्यकता जो है प्रत्येक व्यक्ति को होती है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य और शरीर के संपूर्ण विकास के लिए भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनका सम्मिलित होना संतुलित मात्रा में बहुत ही आवश्यक है। इसलिए ये जो भोजन के जो आवश्यक तत्व है वो किसी एक पदार्थ में नहीं मिलते। जैसे आप देखिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त अगर हम पदार्थ ले रहे हैं तो उसमें और पोषक तत्वों की कमी होगी, जैसे प्रोटीन की कमी होगी या खनिज लवणों की कमी होगी। ऐसे ही हम प्रोटीन युक्त पदार्थ ले रहे हैं तो उसमें खनिज लवण या विटामिन्स या फिर वसा या कार्बोहाइड्रेट, इन पदार्थों की कमी होगी। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी हम एक भोज्य पदार्थ लेते हैं तो उसमें सभी पोषक तत्व मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी भोज्य पदार्थ में कुछ पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में, और कुछ कुछ पोषक तत्व तो बिल्कुल नहीं पाए जाते किसी किसी भोज्य में। जैसे किसी में कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं होगा, या उसमें वसा बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरह से, और प्रत्येक गृहिणी के लिए रोज के कार्य इतने होते हैं, उनके पास, गृहिणी के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर एक एक भोज्य पदार्थ को छांटती रहे कि इसमें प्रोटीन है या इसमें कार्बोहाइड्रेट है या इसमें वसा है, ये अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए भोज्य समूह निर्धारित किए गए हैं। भोज्य समूह में प्रत्येक एक एक वर्ग के कई तरह के फल या सब्जियों को सम्मिलित किया गया। जैसे विटामिन्स वाला समूह है तो उसमें विटामिन्स किस किस फल और सब्जियों मिलती हैं वो शामिल किए गए हैं। या प्रोटीन का समूह है, जैसे दूध और दूध से बनी चीज़ों में प्रोटीन प्राप्त होता है तो उनका एक अलग समूह बनाया गया है। तो इन समूह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो अमेरिका की जो राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद है, नेशनल रिसर्च काउंसिल, इसने 7 भोज्य पदार्थों का समूह निर्धारित किया है। और अब हम इन 7 भोज्य पदार्थों के समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो भोज्य पदार्थों के 7 समूह निर्धारित किए गए हैं अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल के द्वारा। तो इसमें जो पहला समूह आता है वो है, पहले समूह में इन्होंने फल, हरी और पीले कलर की सब्जियां शामिल की हैं। और ये वाला जो ग्रुप है, प्रथम समूह है, वो मुख्य रूप से विटामिन ए तथा सी और आयरन और राइबोफ्लोविन के इसमें उत्तम स्रोत हैं। ठीक है, जैसे कि इस प्रथम समूह में जैसे मेथी है, हरी सब्जियों में मेथी, पालक, चौलाई, पुदीना, हरा धनिया, ये इन चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त हरी मटर है, सहजन की पत्तियाँ, काशी फल जिसे कद्दू भी कहते हैं, सेम, शकरकंदी, मूली तथा गाजर भी इसी समूह की सब्जियां हैं। इसके अलावा फलों में आम और पपीता, मेन आम, पपीता, सेब, ये जो है मुख्य रूप से इसी वर्ग के फल हैं। तो कहने का मतलब जो पहला समूह है इनका, वो हरी और पीली सब्जियां तथा हरे व पीले रंग के फलों को इसमें शामिल किया गया है। और ये मुख्य रूप से किस पोषक तत्व के मुख्य स्रोत हैं? ये विटामिन ए तथा सी, लोहा मतलब इसे हम आयरन भी कहते हैं, और राइबोफ्लोविन के ये इसमें उत्तम स्रोत हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा दूसरा समूह। तो दूसरे समूह में है, दूसरा समूह इन्होंने खट्टे रसीले फल और सब्जियों को सम्मिलित किया गया है इसमें। मतलब कह सकते हैं हम एक तरह से, ये जो दूसरा समूह है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ठीक है, इसमें हमें विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। और इसके अंतर्गत खट्टे रसीले फल और सब्जियां सम्मिलित की गई हैं। जैसे इसके अंतर्गत है कच्ची पत्ता गोभी है, सहजन है, हरी प्याज है, ये तो हो गई सब्जियां। इसके अलावा फलों में से नींबू है, अमरूद है, संतरा है, अनानास है और आंवला। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो भोज्य पदार्थ हैं, इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दूसरा समूह कौन सा हो गया? खट्टे रसीले फल और सब्जियों वाला समूह। ठीक है, अब जो इसमें तीसरा समूह आता है, तो तीसरे समूह में इसमें आलू, फल और अन्य सब्जियों को सम्मिलित किया गया है। और इसमें वो चीज़ें सम्मिलित की गई हैं जो पहले और दूसरे समूह में सम्मिलित नहीं है। जैसे कि इसमें मीठे फल और
जैसे मीठे फलों में जैसे केला है, अंगूर है, ठीक है, ये वाली सब्जियां, ये वाले फल सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा जैसे आलू है, चुकंदर है, शकरकंदी है, खीरा, भिंडी, फूल गोभी, बैगन, ये चीज़ें। और ड्राई फ्रूट्स में खजूर है, अंजीर है और किशमिश है, ये ड्राई फ्रूट सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा खरबूज और तरबूज भी इसी वर्ग में आते हैं, ठीक। और मुख्य रूप से इसमें कार्बोहाइड्रेट भी इस वाले तृतीय समूह से हमें पोषक तत्व जो है हमें प्राप्त होता है। जैसे आलू है और इसमें जड़ वाली सब्जियां आई हैं हमारी, जैसे शकरकंद, मूली, गाजर, ठीक है। तो ये तीसरे समूह में जो है वो मुख्य रूप से हमारा कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ वाला समूह है ये, ठीक। अब इसके बाद आता है चौथा समूह। चौथे समूह में इन्होंने दूध और दूध से बनी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, जैसे दूध, दही, पनीर, मट्ठा। इसके अलावा दूध से बनी और चीज़ें होती हैं, जैसे दूध से बने कोई जैसे खीर है, रबड़ी है, या फिर दूध की बनी मिठाइयाँ हैं। ये चीज़ें जो हैं वो चौथे समूह में सम्मिलित की गई हैं, ठीक। और ये इसमें जो मुख्य रूप से जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, थायमीन, राइबोफ्लोविन। ये जो पोषक तत्व जो हैं, कहने का मतलब जो खनिज लवण है अधिकतर, वो इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं चौथे समूह में। अब आता है हमारा पांचवा समूह। पांचवा समूह में मुख्य रूप से प्रोटीन को सम्मिलित किया गया है। ये जो पांचवा समूह है हमारा, प्रोटीन पोषक तत्व इसमें अधिक मात्रा में मिलता है। तो जो पांचवें समूह है वो इसमें जैसे सभी प्रकार की हमारी इसमें दालें आ गई। इसके अलावा अंडा, मांस, मछली, मूंगफली, बादाम, सोयाबीन और जितनी भी दालें हैं। इसके अलावा सूखी सेम हो गई, सूखी मटर हो गई, इन चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है पांचवें समूह में। और जो पांचवा समूह है वो मुख्य रूप से प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम स्रोत है। अब आता है हमारा छठा समूह। छठा समूह में सभी प्रकार के अनाजों को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि जैसे अनाजों में गेहूँ, मक्का, चावल, ठीक है, और अन्य प्रकार के अनाज। इसके अलावा जैसे जौ है या बाजरा है, ये भी अन्य प्रकार के जो अनाज हैं, मक्का वगैरह, ये भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए गए हैं। और ये जो मुख्य रूप से जो प्राप्ति का स्रोत है वो है, इसमें हमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा हमें विटामिन बी तथा फास्फोरस भी इस वाले ग्रुप से हमें अच्छी मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा जैसे ब्रेड है, ब्रेड वगैरह भी इसी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। मतलब अनाज, साबुत अनाज, इसके अलावा अनाज से बनी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी वर्ग में सम्मिलित की गई हैं। और ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट समूह, मतलब सातवां समूह। सातवां समूह है हमारा वसा प्राप्ति का स्रोत। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे घी, तेल, बटर या इसके अलावा चिकनाई युक्त जितने भी पदार्थ हैं, या जैसे ड्राई फ्रूट्स से भी कई तरह का तेल निकलता है, जैसे बादाम से निकलता है, तिल का तेल होता है। ये कहने का मतलब है जितने प्रकार की चिकनाई वाली चीज़ें हैं, मक्खन, घी, बटर, तेल, रिफाइंड, जितने प्रकार की और ड्राई फ्रूट से प्राप्त होने वाला जो तेल है वो सभी इस सातवें समूह में सम्मिलित किया गया है। और ये ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है, क्योंकि इससे ये मुख्य रूप से तो वसा प्राप्ति का स्रोत है, तो वसा भी एक ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। तो इसलिए ये जो सातवां समूह है वो मुख्य रूप से वसा प्राप्ति का स्रोत है, ठीक है। तो ये तो हमारे समूह हो गए पूरे। इन समूह के माध्यम से गृहिणी को सुविधा हो जाती है कि अपने जो दिन भर के भोजन में ये जो समूह निर्धारित किए गए हैं, उन समूह में से कोई भी अपनी मनपसंद सब्जी और फल को तीनों टाइम के भोजन में, सुबह, दोपहर, रात को, तीनों टाइम के भोजन में वो इन भोज्य समूह में से कोई भी एक एक भोज्य पदार्थ सम्मिलित करती है तीनों टाइम के भोजन में, तो उसके परिवार के सदस्यों को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है और संतुलित आहार की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से गृहिणी अपने पूरे परिवार को पौष्टिक व संतुलित आहार प्रदान कर सकती है। आइए तो अब हम आहार समूह का दूसरा वर्गीकरण देख लेते हैं। ये वर्गीकरण ICMR द्वारा किया गया है।
यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 5 समूह निर्धारित किए गए हैं, जिसमें हमारा पहला समूह आता है प्रथम समूह। इसमें दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ सम्मिलित किए गए हैं और ये मुख्य रूप से प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लोविन प्राप्ति के मुख्य रूप से स्रोत हैं। ठीक है। दूसरा समूह इन्होंने निर्धारित किया है, इसमें मांस, मछली, अंडा, दालें, सेम और सोयाबीन सम्मिलित किया गया है भोज्य पदार्थों में, और इससे जो प्राप्त होने वाले मुख्य पोषक तत्व है वो है प्रोटीन, लोहा व नियासिन। तीसरा समूह आता है, तीसरे समूह में इन्होंने फलों में सम्मिलित किया गया है संतरा, टमाटर, आम, पपीता, आंवला, नींबू, यानी कि अधिकतर खट्टे फलों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। और सब्जियों में जो है, हरी सब्जियों में पालक, मेथी, लौकी, चना, बैगन, काशीफल, गोभी, सरसों आदि को सम्मिलित किया गया है। और ये जो तीसरा जो समूह है, मुख्य रूप से ये विटामिन ए, विटामिन सी और खनिज लवण और इसके अलावा आयरन प्राप्ति का ये मुख्य रूप से स्रोत है। मतलब इसमें हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, खनिज लवण और लोहा। ठीक है। अब आता है हमारा चौथा समूह। चौथे समूह में जो है, इसमें मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ सम्मिलित किए गए हैं अनाज, गेहूँ, मक्का, जेई, ज्वार, मतलब इसमें अनाजों को सम्मिलित किया गया है। और ये मुख्य रूप से किसके प्राप्ति के स्रोत हैं? ऊर्जा, लोहा, थायमीन और नियासिन, ये पोषक तत्व हमें इस ग्रुप से मिलते हैं। अब हमारा पांचवा समूह आ जाता है। पांचवा समूह में इन्होंने घी व तेल को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत वनस्पति तेल सम्मिलित किए गए हैं, मक्खन, घी और इसके अलावा शक्कर तथा गुड़ को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और इससे जो प्राप्त होने वाले मुख्य पोषक तत्व है ऊर्जा और आवश्यक बसीय अम्ल तथा विटामिन ए, ये हमें पोषक तत्व मुख्य रूप से इसमें प्राप्त होते हैं। तो हमने दोनों समूह पढ़े। ये जो अमेरिका के अनुसंधान परिषद द्वारा जो 7 समूह निर्धारित किए गए हैं वो, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 5 समूह निर्धारित किए गए हैं, ये हमने फूड ग्रुप्स पढ़े। अब हम इन भोज्य पदार्थों का जो ये समूह निर्धारित किए गए हैं, इनमें से जब भी हम अपने परिवार के लिए भोजन का निर्माण करें, भोजन अपने परिवार के लिए आहार तालिका बनाएं, तो हमें आहार तालिका बनाते समय अपने परिवार के सदस्यों के लिए उनकी पसंद और उनकी रुचि के अनुसार हम इन प्रत्येक समूह में से एक एक भोज्य पदार्थ को हमें अवश्य सम्मिलित करना चाहिए, और तभी हमारा जो भोजन है वो संतुलित भोजन बन पाएगा। ठीक है।